नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर शाइस्ता महजूबीन। प्रोग्राम का नाम है शाइस्ता। आज हम मुलाकात करेंगे उर्दू अदब के बेहतरीन शायर, नस्ल नौ की नुमाइंदगी करने वाले। गज़ल भी सिखाते हैं, गज़ल कहते हैं, नज़्म कहते हैं और बेहतरीन कहते हैं। और बड़ी ही खूबसूरत उनकी मुख्तसर सी नज़्म है, मैं आपके लिए कहना चाहूँगी। और बड़ी ही मतलब दिल टूटने की कि सुनो शादी मुबारक हो, सुनो शादी मुबारक हो, दुल्हन तो बन चुकी हो अब। बता भी दो कि सुनने को वो खुशखबरी मैं आऊँ कब। किसी दिन छूट जाएगी तेरे बेटे को कोई जब, किसी आशिक की माँ का दुख समझ पाए तो शायद तब। ये है अनंत गुप्ता। अनंत, नाम ही अनंत है। तो चलिए अनंत से अनंत बातें करते हैं और सिलसिले के आगाज़ करते हैं। अनंत गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। और जिस नज़म से आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया अपनी ऑडियंस को, इस नज़म का मुझ पे बहुत एहसान। जी इसने न सिर्फ मुझे मकबूलियत के उस मकाम पे पहुंचाया जहाँ पे पहुंचने में शायरों को बरसों लग जाते हैं, बल्कि इसने मुझे उस दर्द से निजात भी दी जो मैं अपने दिल में लिए बरसों से फिर रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़्म बहुत जो शुक्रिया। परवीन शाकिर का शेर है कि कमाल ज़ब्त को खुद भी तो हम्म। आज़माऊंगी। हाँ हाँ। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊंगी, मैं अपने हाथों से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। क्या खूबसूरत शेर है और उसी की नुमाइंदगी, मतलब इतना खूबसूरत आपने नज़्म ये कही है बहुत कि शुक्रिया। मतलब पढ़ते ही ऐसा लगा कि मतलब दिल में इस तरह की एक होता है ना कि दिल को लग जाती है कुछ चीज़ें। तो वाकई बहुत मुबारकबाद बहुत आपको। शुक्रिया। तो चलिए आपके माजी के सफ़र करते हैं सबसे पहले। जी। और किस तरह से आपके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ, कैसे आपने शायरी को एज ए प्रोफेशन अब आप लेकर चल रहे हैं, तो इसका आगाज़ कैसे हुआ? आ, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। जी मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, और हिंदुस्तान में पैदा हुए अधिकांश लड़के बचपन में या तो एक्टर बनना चाहते हैं या क्रिकेटर। जी। और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था क्योंकि 90s में पैदा हुआ, सचिन तेंदुलकर का दौर था। जी और मतलब मैं शायद बहुत अच्छा खेलता था, और मुझ में वो काबिलियत थी कि अगर मैं जी इसे कंटिन्यू करता तो शायद किसी लेवल तक पहुंच पाता। लेकिन बचपन में कि मुझे 13 साल की उम्र में पता चला कि मुझे मिर्गी हो गई है। जी तो उसके लिए मुझे स्पोर्ट्स छोड़ने पड़े, और दवाइयाँ बहुत हैवी डोसेज मुझे लेनी पड़ती थी जी बचपन में। तो उसका असर ये हुआ कि मैं थोड़ा गुमसुम रहने लगा, थोड़ा जी सुस्त रहने सेहत लगा। के मसाइल। जी बिल्कुल। तो मगर उसका फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि मैं खेल नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकता था, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा खाली बैठे बैठे, जी और वो कहानियाँ बुनने लगा। और जब वो कहानियाँ बुनने लगा, वो किस्से बुनने लगा, तो उन्हें फिर कागज़ पे उतारने की तलब हुई। तो मैंने 14 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी। अच्छा। तो आज मैं 36 साल का हो चुका हूँ। जी तो 22 साल हो गए मुझे लिखते हुए। मगर ख़ास तौर पे अगर उर्दू शायरी की बात हो और फ़न सुखन के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो मुझे 7 बरस हो गए हैं शेर कहते हुए। 2020 से जी मैं बाकायदगी से आप कह रहे इल्म हैं। अरूज़ हासिल करने के बाद जी उसमें आप भी बहुत आप इल्म उरूज़ की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में क्लिक हुआ कि आप ही कहा करते थे कि इल्म उरूज़, बहर, ये बकवास बातें हैं। और फ्री वर्ड्स आप कहा करते थे और उसी की नुमाइंदगी भी किया करते थे। बेशक। तो एकदम से कितनी तब्दीली आना। आ, वो जॉन साहब का शायद शेर है कि जी आ, सभी को एक हादसा ज़रूरी है, कौन सिर्फ बातों से समझा है। हाँ तो ये समझिए कि एक हादसा दरपेश ऐसा जी आया कि किसी इंसान ने जयपुर के एक शायर, जी मुझे नाम लेने में भी कोई एतराज़ नहीं, जी क्योंकि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त किया करता था, जी सुनील जश्न। जी जी एक मुशायरे के बाद हम रात में साथ बैठे हुए थे काफ़ी शायर।
तो किसी शायर ने पंजाबी में कोई शेर या कोई नज़्म सुनाई, जी और जिस नज़्म के हवाले से आपने आज मेरा इंट्रोडक्शन जी किया, तो उसमें जो दुल्हन है जिसका ज़िक्र हो रहा है, मेरी महबूबा, वो पंजाबन है। और उस कमरे में ऐसा माहौल था, शराब के नशे थे, रात के 2-3 बजे का वक्त था, कि मेरे अंदर से इच्छा हुई कि मैं भी कुछ पंजाबी में सुनाऊं। जी मैंने जैसे ही फरमाइश इजहार किया कि क्या मैं कुछ सुना सकता हूँ, तो सुनील जश्न ने चुटकी भरते हुए कहा, तो तुम पंजाबी भी ख़राब करते हो। उस कमरे में शायद मैं उस वक्त बैठा एक लौता शख्स था जिसे न सिर्फ पंजाबी आती थी बोलनी, बल्कि 4वीं-5वीं में मैं जलंधर रहा हूँ, जी और मुझे मजबूरन गुरुमुखी लिपि सीखनी पड़ी। और मुझे गुरुमुखी लिपि लिखनी पड़ी मजबूरन ऐसी क्या मजबूरी रही? क्योंकि स्कूल्स में कंपलसरी होती है। पंजाब के स्कूल में 5th या इस स्टैंडर्ड तक जी जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है वो कंपलसरी होती है। जी तो अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड तक तमिल कंपलसरी होगी, उसके बाद लैंग्वेज ऑप्शनल हो जाती हैं। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है 4th स्टैंडर्ड में जब मैं था तो मिड टर्म में हुआ था, तो मैंने 1.5 साल पंजाब रहा, तो मुझे गुरुमुखी तक सीखने का सौभाग्य हासिल हुआ। वाह। उसके बावजूद सुनील जश्न का ये तंज जो है सिर्फ इस ज़ौम के बिना पे था कि वो एक शायर थे। वो इल्म अरूज़ का ज्ञान रखते थे, और उन्हें लगा कि जो इल्म अरूज़ का ज्ञान नहीं रखता है और कुछ भी कह रहा है, वो इस लायक नहीं है कि वो भाषा का इस्तेमाल कर सके, और अगर वो कर रहा है तो वो भाषा को ख़राब कर रहा है। जी इस घमंड ने मुझे बहुत तीर चोट की तरह पहुंचाई। लगा। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं ज़ुबैर अली ताबिश उस दिन आए हुए थे, और मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गया, तो मैंने उनसे वादा किया था कि आपकी फ़्लाइट लैंड होने से पहले मैं अगले 2 घंटे में अपनी समझ से आपको बहर में कुछ अशार भेजूंगा, आप मुझे बस बता देना मेरी कोशिश कितनी सफल हुई। जी तो ये रीज़न है कि वो हादसा था कि जो आदमी ये कहता था कि बहर बेड़ियाँ हैं। मैंने तो इस तरह के जुमले कसे कि काफिलाए सुखन किसी छावनी में है क्या, हर तरफ सब कर रहे हैं 1-2-1 1-2-1। तो मैंने इस तरह के जुमले कसे जब, और जी मैं क्योंकि शाइस्ता जी कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा, ICSE बोर्ड्स के थ्रू मेरी एजुकेशन हुई मेजरली, तो मैं इंग्लिश लिटरेचर के बहुत करीब रहा और मैं वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित रहा। तो मेरी ज़िंदगी में वेस्टर्न म्यूज़िक, रैप, ये सब बहुत पहले आए, और मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसा जज्बात है जो वेस्टर्न कल्चर में वो रैप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो उर्दू शायरी कर पा रही है। तो ऐसा कोई लगा नहीं मुझे। इसलिए मेरी ये जंग थी कि जब मैं उर्दू शायरी की तरफ मेरा इंटरेस्ट जागा, इसलिए मैंने ये कहना शुरू किया था कि ये ज़रूरी नहीं है, आप निकल के देखें बाहर किस तरह की आर्ट हो रही है, किस तरह का म्यूज़िक हो रहा है, किस तरह की पोइट्री हो रही है। अमेरिका में लोग एमिनेम के रैप पे थीसिस कर रहे हैं जी, और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं कि हम उसे पोइट्री मानने को भी तैयार नहीं है। तो मेरी जंग वहाँ से शुरू हुई थी। यानी अब आप समझते हैं कि बहर और उरूज़ के बगैर शायरी का कोई वजूद नहीं, उर्दू शायरी का वजूद नहीं है। जी, मेरी जंग कभी भी ये नहीं रही कि मैं सही हूँ या जी। मेरी जंग हमेशा से ये थी कि आप बेशक उर्दू शायर जो मुझसे पहले रहे हैं, आप उनकी खूब इज्जत कीजिए, उनका जितना सम्मान आप कर सकते हैं आप उतना उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि उर्दू शायरी ही सिर्फ दुनिया की इकलौती पोइट्री है। जी जी हाँ, बहुत ज़बानें हैं और उसमें शायरी हुई है। आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं उससे पिछले वीकेंड एक फिल्म रिलीज हुई है ओडिसी नाम की, जी, जो होमर का महाकाव्य माना जाता है, जो उन्होंने 300 BC में लिखा था शायद, अब से 5000 साल पहले, लगभग 2500-3000 साल पहले। उस पे न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, कितने नाटक बन चुके हैं, लेकिन अगर वो कविता नहीं होती, वो शेक्सपियर का नाटक होता, तो क्या वो कम रोमांचक होता, या उसमें क्या बातें जो की गई होती वो कम गहरी हो जाती, क्योंकि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा था। जी,
मुझे दिक्कत इल्म अरूज से नहीं है या उसकी खूबसूरती से नहीं है, वो इल्म अरूज से जो घमंड शायरों में आया, जो ज़ौम शायरों में आया कि उन्होंने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया। अब ज़ौम की बात चली है तो आपको भी ये ज़ौम है, आप अपने आप को जौनेलिया मानते हैं। बकौल आपके कि मान रखना है शायरी का मुझे, मान रखना है शायरी का मुझे, जौन कहते हैं इस सदी का मुझे, जौन कहते हैं इस सदी का मुझे। तो इस शेर पर आपने क्या वजाहत देना चाहेंगे कि आप अपने आप को जॉन समझते हैं इस सदी का? भाई मैंने लोग भी कहते हैं कि आप अपने आप को जॉन की तरह रखते हैं, जॉन को आप अपना मतलब समझते हैं कि आप जॉन हैं इस सदी के, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जॉन मेरे फेवरेट शायर नहीं है। तो फिर आपको ये गुमान कैसे हुआ? ये और गुमान आप इस तरह से लिख रहे हैं कि जॉन कहते हैं इस सदी का मुझे, मान रखना है शायरी का मुझे, तो क्या? शायर साहब खुद शायर हैं, आप खुद जानती हैं कि एक शायर के लिए जो टूल्स मौजूद हैं वो सिर्फ अल्फाज हैं, एक एक लफ्ज़ की अहमियत है और बहुत सोच समझ के एहतियात से एक एक लफ्ज़ चुना जाता है शेर में। जब मैं कह रहा हूँ शेर में कि जॉन कहते हैं या कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप पढ़ते भी हैं, आपका हेयर स्टाइल इस सब की नुमाइंदगी करता है कि आप अपने आप को जॉन समझते हैं। लाजमी है जी। उसका कारण ये है कि ये इंसानी फितरत है, जब उसे कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो उसके नियरेस्ट रेफरेंस से उससे जोड़ देता है। जैसे कि आप आसमान में जब बादल देखेंगी, बादल की कोई शेप नहीं है, लेकिन आपको कोई शेप ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि बादल की शेप ना होने के बावजूद आपका दिमाग अनजानी चीज़ों को रजिस्टर करने से ही मना कर देता है, तो वो उससे नियरेस्ट पॉसिबल रेफरेंस फ्रेम से जोड़ देता है। तो कभी उसमें टेबल नज़र आएगी, कभी चेयर नज़र आएगी, कभी किसी को गणेश जी नज़र आ जाएंगे, कभी किसी को तलवार नज़र आ जाएगी। यही मेरे साथ हुआ। जॉन की जेनरेशन से पहले जी। हमारे पास शायरों की वीडियोस नहीं है। जी। जॉन की जेनरेशन एक तरीके से पहली जेनरेशन है शायरों की जो हमारे पास वीडियो पे मौजूद है। अब अधिकतर शायर मुशायरों में जिस तरह से शेर पढ़ते हैं वो मुझे इतना मोनोटोनस और नीरस लगता है, वो ऐसा लगता है कि क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है। जॉन को जब मैंने शेर पढ़ते देखा वीडियोस में तो मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है जो बाकी शायर कर रहे हैं कि एक कुर्ता पहन के आएंगे, एक टोपी लगा के आएंगे, पहला मिसरा एक फला टेम्पो पे होगा। आप अपनी हेयर स्टाइल में एक गज़ल अपनी हमारे नाज़रीन के नज़र कर दीजिए। बात मुकम्मल गज़ल की भी नहीं है। मैं आपको दरअसल, क्योंकि जॉन का मैं आपको एक बहुत माजरत शेर की आपने फरमाइश की, मैं उस फरमाइश को थोड़ा सा टाल देता हूँ बताने से, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी बात है। जॉन और मेरे में एक बहुत कॉमन बात और है कि जॉन थिएटर को, फिल्मी इम्पैक्ट को बहुत समझते थे। उनके भाई जो रहे मशहूर इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर रहे और कहीं ना कहीं रिश्ते में मीना कुमारी उनकी भाभी लगती थी। जॉन थिएट्रिक्स के इम्पैक्ट को बहुत अच्छे से समझते थे और मैंने भी बचपन में शेक्सपियर के खूब प्लेस किए। 3-3 पेज के मार्क एंटनी की स्पीचेस मैंने स्कूल में चद्दर लपेट के जो है वो अपने आप को एक रोमन एरिस्टोक्रेट की तरह इमेजिन करते हुए, तो मैं थिएट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ, फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इंटोनेशन को बहुत अच्छे से समझता हूँ। हम दोनों ही इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉन अपने वक्त में कर रहे थे, मैं अपने वक्त पे कर रहा हूँ, और मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ एक शेर के ज़रिए। जी बिल्कुल, इरशाद। किस जगह तोड़ें ये मिसरा, किस जगह तोड़ें ये मिसरा, मैं तुम्हारा था नहीं हूं, मैं तुम्हारा था नहीं हूं। अब किसी दिन मैं किसी मूड में होऊंगा तो मैं शेर को पढ़ूंगा, किस जगह तोड़ें ये मिसरा, मैं तुम्हारा था नहीं हूं। किसी दिन मैं किसी और कैफियत में होऊंगा तो मैं ये शेर इस तरह से पढ़ूंगा, किस जगह तोड़े ये मिसरा, मैं तुम्हारा था नहीं
हूँ। क्या कहने का। ये थिएट्रिक्स हैं, इसका शायरी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग फन है। जॉन की जनरेशन से पहले Expression जिस तरह से आप जी पोएट्री परफॉर्मिंग आर्ट थोड़ी ना थी। जी पोएट्री परफॉर्मिंग आर्ट कैसे हुई? पोएट्री परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, उर्दू शायरी के मुशायरे उसे परफॉर्मिंग आर्ट बना देते हैं। जी दो आर्ट फॉर्म मिक्स हो रही हैं एक मुशायरे में, एक पोएट्री, एक थिएट्रिक्स। ये लोग मिस कर रहे हैं बात। जी। अनंत जी, कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दरअसल, ख़ास तौर पे आज के वक्त पे। मगर इससे पहले मैं जी। जो अपनी पिछली बात मैं कह रहा था उसमें मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो जॉन स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे वो उसे नाटक तो कहते हैं, जी लेकिन वो कहीं ना कहीं जब उसे नाटक कह रहे हैं तो वो उसे जो है झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बात साफ कर देना चाहूँगा कि एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट जो जॉन अपनी शायरी के साथ कर रहे हैं या जो मैं स्टेज पे करता हूँ, उसमें एक सच्चाई ये है कि जो इमोशन शेर कहते हुए हमने जिया है, हम उसी को स्टेज पे रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो इसलिए वो ऐसा बनावटीपन उसमें नज़र आता है, लेकिन उसकी कोशिश जो है मूल इमोशन के करीब जाने की है, जिससे कि आप अपने सुनने वालों को भी उस जोन में ला सकें जिस जोन में आप उस दिन थे जिस दिन आपने शेर कहा। और जहाँ तक कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट की बात है, तो वो गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ फॉर अ मैन्स नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। शायरों की जंग कहाँ से शुरू हुई थी कि क्या शायर हैं तो भूखे मरेंगे, यही तो जंग थी। जी हाँ। कि हम शायर हैं तो क्या हम भूखे मरेंगे। मगर अब शायरों की जंग है कि हम शायर हैं तो क्या हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे, हम शायर हैं तो क्या हम फ्लाइट से नहीं ट्रैवल करेंगे, क्या हम 5 स्टार होटल डिजर्व नहीं करते हैं, क्या हम महंगी गाड़ी डिजर्व नहीं करते हैं, क्या हम लग्जरीज डिजर्व नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते? क्योंकि जी हम खुद को फकीर, औलिया इन लफ्जों से तुलवाना चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहते। बेशक। हम चाहते हैं कि लोग हमें उतनी ही इज्जत दें जितनी बुल्ले शाह पा गए, लेकिन बुल्ले शाह की तरह दीवाने नहीं हो सकते। जी कमर्शलाइजेशन की दिक्कत ये है कि आप रुकेंगे कहाँ। मैं मुशायरों में जाता हूँ, मैंने देखा जी इतनी डिस्क्रिपेंसी है, इतनी डिस्पैरिटी है, इतना भेदभाव है। एक शायर दूसरे शायर से आप इतना अलग दिखाते हैं मुशायरों की दुनिया में जी कि एक तो आने के लिए कि उसे मौका दिया जा रहा है, अपनी जेब से 500 रुपये लगा के आ रहा है, और वहीं उसी स्टेज पे किसी शख्स को 50,000 रुपये दे के 5 स्टार होटल में रुकवा के बुलाया जा रहा है। मैं मना नहीं करता कि सबका सफ़र अलग है, सबके तजुर्बात अलग हैं, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, मगर ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट नहीं है। आपने बना दिया है इसे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की तरह। लेकिन इसमें सिर्फ शायरों का ही कसूर कहाँ पर है? इसमें आप ये भी तो कह सकते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ मुशायरा, इवेंट्स, कवि सम्मेलन, ये भी तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ताली दो हाथ से बजती है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था, प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट, और स्वर्गीय बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन साहब के पिताजी ने, हरिवंश राय बच्चन साहब ने, जब ये मुहिम शुरू की थी कि भाई कवियों को जो है कवि सम्मेलन में मुआवजा मिलना चाहिए आने जाने का, ये उनकी शुरुआत है जी तो उस वक्त मकसद ये था कि भाई शायर को इतना तो मिले कि उसे ऐसा ना लगे कि भाई मैं उधार लेके कहीं जा रहा हूँ, कि उसे आने जाने का खर्चा हो, वो कहीं जा रहा है तो खाने पीने को।
लेकिन और उसकी अगर मेहनत का भी अगर मिले तो बिल्कुल उसमें- बिल्कुल, लेकिन मैं हमेशा से मैंने वही कहा कि आप पानी पी रहे हैं तो जिंदा हैं, पानी आपको पीने लगेगा तो आप मर जाएंगे। एक्सेस ऑफ एनीथिंग ये सब इज इविल। मैं खुद, मुझे इतना टोका गया, इतने शायरों ने मुझे कहा कि आप मार्केट खराब कर रहे हैं। आप खुद मार्केट बोलने लगे, आपने ही तो बाजार बना दिया। जब आप ये बात कह रहे हैं कि अनंत भाई आप कम पैसे लेके मार्केट खराब कर रहे हैं, आपको देख लीजिए आपकी दुकान नहीं चलने देंगे, आपको दुकान नहीं लगाने देंगे यहां, क्योंकि आप मार्केट खराब। और वही हुआ, इसका नुकसान आपको हुआ। मुझे 25,000 भी ऑफर हुए, 40,000 भी ऑफर हुए। मैंने हमेशा ये क्लेम किया कि मैं अपने देश की पर कैपिटा इनकम से एक पैसा ज़्यादा नहीं चाहता। मेरे देश की पर कैपिटा इनकम 2,30,000 रुपये सालाना है, जो अमूमन मोटा मोटी राउंड फिगर माने तो 20,000 रुपये महीना बैठती है। मैं एक मुशायरे के 20,000 रुपये लेता हूँ। एक महीने में अगर कभी गलती से 2 मुशायरे पढ़ लिए तो मैं सोचता हूँ कि अगला महीना तो मेरे पास लिखने के लिए खाली है। मतलब अगर हम कहें कि सदी में, इस सदी में, पिछली सदी का हमें इतना इल्म नहीं है, लेकिन इस सदी में कहें कि आप जैसे शायर शायद नहीं हो, क्योंकि कोई भी शायर हो अगर उसे 25 कहेंगे तो वो कहेगा 30, 35, 40, अमूमन ज़्यादातर यही होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने 25 कहा तो आप 20 कहेंगे, 40, कहा तो भी 20 ही ये कहे तो हैं मतलब मैंने। है कि आप पूरी तरह से आपने शायरी को अपने अंदर पिया है, जिया है, और आपको असल में अगर फ़कीर भी कहें तो नहीं, मैं कोई लगता है कि- फकीर, माजरत शाहिद जी, मैं नहीं चाहता। ये एक समस्या रही है। शायरों ने, आर्टिस्ट ने खुद को समाज से बहुत ऊपर उठाने की कोशिश की, खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की। मेरी ये लड़ाई है, मुझे गुस्सा है इस बात से कि हम क्यों अपने आप को किसी से बेहतर समझ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो सुविधाएं नहीं मिली ज्ञान हासिल करने की। हम प्रिविलेज लोग हैं कि हमें रोटी कपड़े मकान की जंग में नहीं उलझना पड़ा 5 साल की उम्र में। हमें कोई तैयार करके स्कूल भेज रहा था ज्ञान हासिल करने के लिए, पैसे खर्च किए जा रहे थे कि जिससे हम विद्वान बन सकें। हम बहुत प्रिविलेज लोग हैं और हम अपनी इस प्रिविलेज का फायदा ऐसे उठाते हैं कि हम उन लोगों को नीचा दिखा रहे हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि अगर मैं उन परिस्थितियों में होता कि मुझे 5 साल की उम्र में किताबों के बक्से की जगह जो है रेडी चलानी पड़ती, और जिस बच्चे को 5 साल की उम्र में रेडी चलानी पड़ी अगर उसे किताबों का बक्सा मिल जाता या वो बस्ता मिल जाता, तो आज क्या वो मेरी जगह नहीं बैठा होता? तो ये घमंड किस लिए? ज्ञान का घमंड। और शायर, औलिया, फकीर कहलवाने के रास्ते पे आते आते हमें फर्स्ट क्लास के फ्लाइट टिकट्स चाहिए, हमें 5 स्टार होटलों में रहना है। भाई शराब तो गालिब भी पीते थे, माजरा शराब तो गालिब भी पीते थे, मगर गालिब ने तो ये कहा कि मस्जिद जा रहा हूं दुआ करने, और अगर शराब मिल गई तो फिर दुआ की क्या जरूरत। तो हम वहां से आते हैं और कहाँ पहुंच गए, बहुत अफसोस। जी, मॉडर्न वक्त के शायर, अदीब पॉलिटिकल स्टैंड लेने से घबराते हैं, कतराते हैं, या उनका कोई स्टैंड नहीं होता है आजकल देखा जाए तो। इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं कि वो कोई भी, क्योंकि अगर हम अगले दौर माजी में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे शौरा, अदीब रहे हैं जो बेबाक हैं, उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टैंड है, वो कह रहे हैं सच को सच, हक को हक। अगर वो किसी की तरफ है तो वो बता रहे हैं साफ क्लियर तौर पर। उनका ये नहीं है कि हम जानते ही नहीं हैं, इस तरह का उनका कुछ नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मजबूरी ऐसी चीज़ है कि गालिब से कसीदे कहलवा दिए थे। जी, मजबूरी ऐसी चीज़ है, लेकिन मजबूरी और मक्कारी में भी फ़र्क होता है शाइस्ता जी। गालिब मजबूर थे क्योंकि राजा था। हम तो लोकतंत्र में रहते हैं, ये तो राजतंत्र नहीं है, राजा की नहीं चलेगी, लोकतंत्र है ना, लोगों की चलेगी। फिर हम किससे डर रहे हैं? सरकार से, व्यवस्था से। हमने तो
फैज़ की नज़में गुनगुनाते हैं, फराज का नाम लेते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, इस देश में पिछले 6-7 साल में 2-3 बड़े प्रोटेस्ट हुए। आपको मैं लिस्ट में 10 नाम दिखा सकता हूँ शायरों के जिन्होंने आवाज़ उठाई होगी, 11वां नाम मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे हिंदू विरोधी बोल के भी मुशायरों से निकाला गया, इस्लामी विरोधी बोल के भी मुशायरों से निकाला गया। अब यही बच गया है कि मुझे जो है इन ह्यूमन बोल के ही अगर कोई निकाल दे तो बस यही बच गया है इस देश में। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायर क्यों डरे हुए हैं जी। कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। मगर मैं समझ तो रहा हूँ, मगर कोई सहानुभूति नहीं है। लानत है उन सब पे, और बेशुमार लानत है। अगर शायर ही डर जाएगा बिल्कुल, तो बोलेगा कौन? तो बोलेगा कौन? शायर और अदीब हमारी कौम का, हमारे माशरे का सरमाया होते हैं। जब जब हक़ और बातिल की लड़ाई हुई है तो उन्होंने अपने कलम के ज़रिए आवाज़ उठाई है, और वो बहुत ज़रूरी है और हमारे माशरे को ज़रूरत भी है। अब हम बात करते हैं उर्दू ज़बान की, मोहब्बत की ज़बान है ना, और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बात करने में, गुफ्तगू करने के अंदर, है ना। तो ये इसी तक महदूद हो गई है, जैसे कि किसी दौर में फ़्रेंच ज़बान की मोहब्बत की ज़बान, है ना, मोहब्बत ज़ाहिर करने की ज़बान। बिल्कुल। तो इसको किस तरह से आप उर्दू ज़बान का दायरा वसी कर सकते हैं? ये भी कुछ लोगों को नहीं, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मदर टंग जो है जी, वो कोई एक ज़बान हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। लिंग्विस्टिक स्टडीज़ ने ये प्रूव किया कि एक इंसान की एक से ज़्यादा मादरी ज़बान हो सकती है। मेरी मादरी ज़बान हिंदी भी है और उर्दू भी, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ वो मुज़फ़्फ़रनगर से आता है, जो मेरठ से 60 किलोमीटर दूर है। और मेरठ वो जगह है जहाँ पे उर्दू का जन्म हुआ, उर्दू पनपी, उर्दू फली फूली। और क्योंकि वो हरिद्वार से भी इतनी ही दूरी पे है, तो हिंदी और संस्कृत का इतना प्रभाव मेरे जीवन में रहा। तो उर्दू और हिंदी दोनों मेरी मातृ ज़बान है। मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों ज़बान जी, पूरी दुनिया में फैलें, मगर मैं एक लॉजिकल आदमी भी हूँ, जी, और मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखते हुए ये अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि इस देश में अगर किसी ज़बान के बचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हिंदी और उर्दू में, तो वो हिंदी की है, उर्दू की कम है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट की, तो नेशनलिज्म के जोश में उर्दू पे कम काम हुआ और उसे दुश्मन मुल्क की भाषा के तौर पे देखे जाने लगा। जी, ये शुरुआत में नहीं हुआ, क्योंकि वही लोग तो जो रह रहे थे आपस में बट गए। तो शुरू में आप देखें कि हिंदी सिनेमा में कितनी खूबसूरत उर्दू का इस्तेमाल हुआ है। 50s का दशक देखें, 60s का दशक देखें। बहुत। लेकिन जो आज़ाद हिंदुस्तान में नस्ल पैदा हुई, जब उसने सिनेमा बनाया, तो उसने धीरे धीरे जो है उर्दू को एक खूबसूरत टूल की तरह सिर्फ रख लिया। ज़बान के तौर पे उसकी अहमियत कम होती चली गई। लाजमी सी बात है कि फंडिंग भी कम मिली होगी उर्दू की डेवलपमेंट के लिए। ये रहा है अलमिया उर्दू बिल्कुल ज़बान का। बिल्कुल, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जितना पैसा जो है हिंदी की डेवलपमेंट पे लगाया गया सरकार के द्वारा, और उसका कारण समझने की ज़रूरत है। उसका कारण मुसलमानों से नफ़रत नहीं थी, उसका कारण थी वो पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को अपनाना। ये कारण था कि हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क समझते थे। उसके बाद इस तरह के नैरेटिव बाद में फैलाए गए कि ये मुसलमानों की ज़बान है। मेरी दादी खुद उर्दू में ख़त लिखा करती थी भाई, ये कभी ज़बान किसी मज़हब की नहीं हो सकती। बेशक ज़बान ज़बान होती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत बांग्लादेश है बेशक कि अगर मज़हब की बेस की ज़बान होती तो पाकिस्तान कभी डिवाइड ही नहीं होता, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जी हाँ। बांग्लादेश का बनना इस बात का सबूत है कि लोगों को मजहब से भी ज्यादा उनकी ज़बान जोड़ती है। मजहब के नाते अगर जुड़े हुए थे तो पाकिस्तान से अलग क्यों होते?
अब देखिए उर्दू ज़बान के साथ में ये भी है कि मतलब स्कूल हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम अब लेवल पर आप रह गई है। आप कहते हैं कि अब आपको उर्दू पढ़नी है तो वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। और आप ये देखें किस ज़बान के साथ ऐसा और हुआ, हिंदुस्तान में संस्कृत के साथ भी ये हुआ, जी और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी लगातार ये हो रहा है, क्योंकि सरकार ने, और किसी एक सरकार ने नहीं, किसी पार्टी की सरकार नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने हर वक्त यही कोशिश की कि वो हिंदी को बढ़ावा दे सके, ताकि एक आइडेंटिटी बन सके नेशनल लैंग्वेज की। क्योंकि आप देखें इसका एक बहुत, हमने हमेशा जो है कोशिश ये की कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो कर सकें। अब दिक्कत क्या है कि स्पेन छोटा देश है, जी, स्पेनिश वहाँ की एक भाषा है, और भी छोटी लोकल भाषा है, लेकिन आमतौर पे स्पेनिश बोली जाती है, कैटलन भी बोली जाती है कैटलोनिया में, फ्रांस है तो फ्रेंच बोली जा रही है, इंग्लैंड है तो इंग्लिश बोली जा रही है, जर्मनी है तो जर्मन तो सब। लेकिन जितना बड़ा जर्मनी है, जितना बड़ा इंग्लैंड है, जितना बड़ा, इतने बड़े तो यहाँ पे स्टेट्स हो गए, 2 स्टेट मिला, तो अब इंडिविजुअली उन पे इतना एक्सपेंस नहीं किया जा सकता उन लैंग्वेज की बढ़ोतरी के लिए, उनके काम के लिए। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेजेस का और बाकी लैंग्वेजेस का सर्वाइव करना इस देश में मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उर्दू लैंग्वेज जो है, उर्दू भाषा जो है, वो सिर्फ शायरी की ज़बान बन के ना रह जाए, वो गुफ्तगू की ज़बान भी बने, उसमें क्लरिकल काम भी हो, उसमें फ़िलासफ़िकल काम भी हो, उसमें स्कॉलरी काम भी हो, तो उर्दू ज़बान को अपने में कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, नस्तलिक लिपि को अपने में तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, जिस तरह से देवनागरी लिपि अपने में तब्दीलियाँ लाई। ज़रूरी है। देवनागरी लिपि में नुक्ता ऐड किया गया जी, किस लिए ऐड किया गया? जिससे जो ज़ा का साउंड ही नहीं था जी, हिंदी और संस्कृत में ज़ा का साउंड ही नहीं है, वो पूरी एक जनरेशन को, एक पूरी आबादी को वो साउंड कहाँ से फोर्स किया गया? जब फारसी आई, जब अरबी आई, उसके साथ ज़ा का साउंड आया। जब ज़ा का साउंड आया तो उसे फोर्स किया गया, जब फोर्स किया गया लोगों ने अपना लिया जब उसे, तो अब उसे भाषा में भी जगह देनी होगी। इसी तरीके से जैसे मेरी आपसे पहले बात चल रही थी कि शायर प्यार बोल तो रहे हैं मगर नस्तलिक में प्यार कैसे लिखेंगे? वो तो प्यार ही लिखा जाएगा। तो जिस तरह से देवनागरी ने नुक्ते को अपनाया, नस्तलिक को हलंत अपनाना चाहिए, जिससे कि पहला लफ्ज साकिन है उसे आधा लिया जा सके। अगर पा पे हलंत लगा दिया जाएगा नस्तलिक में तो आप उसे प्यार पढ़ पाएंगे। तो लिपि में तब्दीली और चेंजेस की ज़रूरत है। ये इंटेलेक्चुअल्स को, स्कॉलर्स को बैठना होगा, उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि इससे ज़बान ख़राब नहीं हो रही है। मैंने ये बहुत सुना कि उर्दू के चाहने वाले अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि भाई हम ज़बान ख़राब नहीं होने देंगे। नहीं, उर्दू ज़बान में तो हमेशा इस कहते हैं कि खल्त मल्त से ज़बान बनी है, मिली जुली ज़बान है, इसमें हर तो उसको कबूल करना चाहिए और तब्दीली लाते रहना चाहिए। हवस ज़ख्मी पड़ी है जिस्म में, अब मैं कब से कह रहा था मन नहीं है, मैं कब से कह रहा था मन नहीं है। इस शेर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ज़म का पहलू ख़ास तौर पर नुमाया नज़र आता है। शायद ये शायरी जब शुरू हुई थी उस वक्त पे मेरा ख़्याल से, जितना मैं अपनी समझ से जान पाया हूँ, महबूब को भी मुज़क्कर ही एड्रेस किया जाता था उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और शायरी जो है वो ज़्यादातर जेंडर न्यूट्रल रखने की कोशिश की गई जी। मगर बदलते वक्त के साथ इतनी बातें शायरी में कही जा चुकी हैं, इतने जज्बात शायरी में टटोले जा चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम इंसानी जज्बात के इस पहलू पे बात करने से अचानक से हिचकने लगे, ख़ास तौर पे शायरी में। इसमें ज़म का पहलू नज़र आने का कारण ही ये है कि इस चीज़ पे इतना पर्दा डाला गया कि ऐसा लगने लगा कि ये तो कोई बुरी चीज़ है, हवस कोई पाप है, जबकि बाकी हर जज्बात की तरह हवस भी इंसानी वजूद में है।
बिना हवस के इंसान का वजूद ही मुमकिन नहीं है। वो क्या चीज़ थी कि आदम और हव्वा को धरती पे भेजा गया और हम 900 करोड़ हो गए आज। क्या आप इस पूरे सिलसिले को इग्नोर करने के लिए तैयार हैं उर्दू शायरी में? मेरे इस शेर को न सिर्फ कहने का, बल्कि इस शेर में जो छिपा एहसास है जी। कि आप हवस को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अपने जज्बात से डील करना आना चाहिए। अगर आप अपने जज्बात को इग्नोर करते जाएंगे तो वो बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। जब मैं शेर में कह रहा हूँ कि हवस ज़ख्मी पड़ी है जिस्म में, अब मैं कब से कह रहा था मन नहीं है, मैंने एक अरसा मना किया, मगर ये इग्नोर करने की चीज़ है ही नहीं। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप इससे हार सकते हैं, इससे जीत सकते हैं, इससे बैलेंस बिठा सकते हैं, विच इज़ द की टू द वर्ल्ड। बैलेंस इज़ द की टू द यूनिवर्स। लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, गज़ल गुरुकुल आप चला रहे हैं जिसमें आप हमारे नए शोरा, नए अदीब, नई नस्ल को नुमाइंदगी करते हैं, उनको सिखाते हैं गज़ल। तो अगर कुछ लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो आपकी शायरी से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं वो बताइएगा। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल गुरुकुल का मुझे ख़्याल जो है वो अगेन जैसा मैंने बताया आपको, कैपिटलिज़म को लेके जो मेरे व्यूज़ थे वो वहीं से उभरता है। मैंने देखा कि 20, 25, 30 हज़ार रुपये लेके जो है वो इल्म अरूज़ सिखाया जा रहा है आज बच्चों को। और एजुकेशन का जो कमर्शलाइजेशन इस देश में हम देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों से हो गया है। चाहे आप देखें कि कोटा में किस तरीके से जो है वो एक फैक्ट्री सी लग गई थी, और उसके बाद देश भर में जो है एजुकेशन को एक मंडी सा बना दिया गया है, बाज़ार बना दिया गया है। तो शायरों ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोना दुरुस्त समझा, और उन्होंने समझा कि जब मार्केट बन ही गया है तो क्यों ना हम भी फ़ायदा उठाएं। और मुझे ये बात बहुत चुभी, क्योंकि मुझे इल्म अरूज़ हासिल करने में एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। आज के वक्त पे मैं मौजूदा सरकार की नीतियों के कितना भी ख़िलाफ़ रहूं, लेकिन एक चीज़ में उनकी सराहना ज़रूर करनी पड़ेगी कि वो जो डेटा क्रांति जिसे कहते हैं, वो जो इस देश में लेके आई ये सरकार, उसका बहुत मैं सराहना करता हूँ। क्योंकि एजुकेशन, ज्ञान पाना आज के वक्त में इतना सस्ता और इतना आसान हो गया है कि मुझे हफ्ता भर भी नहीं लगा था इल्म अरूज़ हासिल करने में। इंटरनेट की मदद से, किताबों की मदद से जो मौजूद हैं इंटरनेट पे, एक हफ्ते से भी ज़्यादा का काम नहीं है। और मैं ये बात मुकम्मल तौर पे क्लेम करता हूँ कि अगर किसी बच्चे को बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है, वो दूसरी क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो 4 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है किसी को इल्म अरूज़ सिखाना। यानी इतना आसान आपने बना दिया। शायरी सीखने में शाइस्ता जी उम्र गुजर जाएगी, मगर इल्म अरूज़ 4 घंटे से ऊपर का काम नहीं है। अगर आपको प्लस माइनस आता है दुरुस्त, तो 4 घंटे से ऊपर का काम नहीं है, और 10, 20, 15, 30 हज़ार रुपये लायक काम बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहने। मैंने गज़ल गुरुकुल जब स्टार्ट किया तो गुरुकुल लफ्ज़ का कारण ही ये था कि गुरुकुल की एक मुझे बहुत अच्छी परंपरा लगती थी कि गुरुकुल में दक्षिणा होती थी, गुरुकुल में फ़ीस नहीं होती थी जी। तो हमारे गुरुकुल में भी दक्षिणा या फ़ीस का ही, मतलब फ़ीस का स्ट्रक्चर नहीं है। मैं एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़रूर लेता हूँ 1500 रुपये, जिससे कि कोई बेबुनियाद जो है मेरा वक्त ज़ाया ना करे। लेकिन कोर्स ख़त्म होने पे अगर किसी के पास फ़ीस मतलब दक्षिणा देने की या फ़ीस को अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, तो वो कह सकता है कि मुझे 100% रिफ़ंड चाहिए, तो आपके 1500 के 1500 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। क्या कहने वाह। कोई चाहे कि भैया मैं 500 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपको 1000 रुपये रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन इसका मकसद बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ शेर कह के ये ना कहूँ कि मैंने 30 साल बाद मैं ये कहूँ कि मैंने तो 30 साल शायरी की है और मैंने उर्दू ज़बान की खिदमत की है। अपना शौक़ पूरा करना किसी की खिदमत करना नहीं होता मेरी नज़र में। अगर वाकई में आप ज़बान की खिदमत करना चाहते हैं तो उन लोगों तक पहुँचिए, उन लोगों तक ज़बान को पहुँचाइए, इस फ़न को पहुँचाइए जो लोग इस फ़न तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब शायद वाकई में खिदमत हो सके। क्या बात कही है अनंत जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहने कि मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत कम ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब खुलूस से, ऐसे आपने कहा कि आप 100% भी वापस कर देंगे,
तो ये वाकई में आजकल नहीं कहीं देख के जाती है। आप चाहे करें या नहीं करें, कहीं पर भी एजुकेशन में हम देखें, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। आपने जमा करवा दिया, वो रिफ़ंड भी नहीं होती है, नहीं सीखा तब भी। तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ है बहुत आपकी शुक्रिया। ये चीज़ें। तो चलिए, एक आपकी बड़ी खूबसूरत सी नज़्म है, हम सुनना चाहेंगे। आंसू गैस, जो अपने जी, जी, आंसू जी। गैस के बोले, उस पर नज़्म गई है। ये तो मैंने अगर इजाज़त हो, अगर आप बुरा ना माने, एक तो मेरी याददाश्त का बड़ा मसला है, मैं अपने फ़ोन से जी, ही जी, देख के सुना। प्लीज़, वो जैसा कि जंतर मंतर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जब मैंने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी जी, कि टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, तो एक वीडियो मेरे सामने आई और बड़ी दिलचस्प वीडियो थी कि एक 20-22 साल का लड़का जो है, वो उसकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं और वो चेहरे पे जो है बार बार अपने हाथ फेरते हुए बोल रहा है कि पहली बार आंसू गैस को झेले हैं, थोड़ा सा चीज़ तो लग रहा है पर मज़ा आ गया। तो मैंने जब ये एटीट्यूड इस जनरेशन का देखा, जी, तो मुझे वाकई में लगा कि ये कितना हास्यास्पद है जी, कि आप आंसुओं से किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, तो मज़ा ले रहे हैं। मैंने एक नज़्म कहने की कोशिश की, क्योंकि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ कहने में विश्वास रखता हूँ। जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि अगर आप एक लेखक हैं, अगर आप एक राइटर हैं और अगर आपने पूरे दिन कुछ नहीं लिखा है, तो आपको रात की रोटी खाने का हक नहीं है। अच्छा, तो हम तो वहाँ से सीख के आए हैं। तो मैं वो नज़्म आपको इरशाद। सुनाता हूँ कि हंस रहा हूँ लश्कर पर, लानतें हैं मंजर पर, आहा, लाठियों से क्या डरना, लाठियों से क्या पापियों से क्या डरना, डर- वाह, लाठियां क्या चलाने दो, पापियों को आने दो, कुछ नहीं समझते तो कुछ नहीं समझने दो, क्या कहना। ना समझ नहीं है ये, हम्म, बन रहे हैं लालच में, वाह, इनको किसने बहलाया, किसका मशवरा था ये, क्या कहने। आंसू गैस दागेंगे, नौजवान भागेंगे, वाह, कितनी बदगुमानी है, आहा, नौजवान और आंसू साथ साथ पलते हैं, क्या साथ साथ चलते हैं, वाह, नौजवान और आंसू साथ साथ पलते हैं, साथ साथ चलते हैं, आंसुओं से यारी है, शौक़े अश्क बारी है, यादें यार से बढ़कर दर्द दे ना पाएंगे, आहा, क्या कहने। यादें यार से बढ़कर दर्द दे ना पाएंगे, आंसू गैस के गोले दिल को गुदगुदाएंगे, रोक थोड़े ही पाएंगे, रोक क्या थोड़े ही कहने, क्या पाएंगे। कहने। वाह, तो भाई ये मोहब्बत करने वाली नस्ल है, जी, ये इनका दिल सुबह टूटता है, दोपहर टूटता है, शाम टूटता है, कभी क्रिकेट की हार पे टूट रहा है, कभी एग्ज़ाम में फेल होने पे टूट रहा है, कभी पसंद की मोटरसाइकिल ना मिलने पे टूट रहा है, कभी फ़ोन की एप्लीकेशन बंद हो जाने पे टूट रहा है। तो ये टूट टूट कर मजबूत हो गए। आप इन्हें आंसू गैस से डराएंगे। आप देखिए बिहार में किस तरह से प्रोटेस्ट बिल्कुल। में खूबसूरत अंजाम दिया। और ये मेरी नज़्म जो है कोई इनकलाबी नज़्म उस तरह की नहीं है जिस तरह की फैज़ कह गए या जिस तरह की फराज कह गए। खूबसूरत नज़्म है, इनकलाबी भी है और पैगाम भी देती हुई नज़्म है। तो अनंत जी, हम चाहेंगे बीच में दरमियान में क्यों ना एक गज़ल आप हमारे नाज़रीन और अपने फैंस के लिए कहें। जैसा दौर है और जैसा वक्त है उस पे तो मैंने गज़ल कही थी, मुझे उसका मतलब ज़रूर याद है, पर अगर इजाज़त हो तो मैं फिर से फ़ोन जी। ज़रा लेना चाहूँगा। उसका मतलब यह था कि उकेरो न सीने में बचपन से मुस्तक़बिल और कामयाबी का डर, दिल बनाओ। क्या क्या उकेरो न सीने में बचपन से मुस्तक़बिल और कामयाबी का डर, दिल बनाओ। किसी धूल खाती हुई कार के कांच पर उंगलियां फेर कर दिल बनाओ। आहा, क्या कहने। अब इस गज़ल में जो शेर मेरा पसंदीदा है वो ये कि बुज़ुर्गों ने जो भी किया है उसे भूलना मत कभी इम्तिहानों में बच्चों। आहा,
बुजुर्गों ने जो भी किया है उसे भूलना मत कभी इम्तिहानों में बच्चों, किताबों में नक्शे पे कितने भी बॉर्डर हो तुम कॉपियों में मगर दिल बनाओ। किताबों में नक्शे पे कितने भी बॉर्डर हो तुम कॉपियों में मगर दिल बनाओ। तख्त मेज कुर्सी चमकते हैं कारीगरों के लहू और पसीने से घर में। तख्त मेज कुर्सी चमकते हैं कारीगरों के लहू और पसीने से घर में। नुमाइश ही करनी है वहशत की तो छील कर क्यों ना जिसमें शजर दिल बनाओ। क्या कहने, क्या लफ्ज आपने इंतखाब किए हैं इसमें, और पूरी तरह से बहुत शुक्रिया। वाह, क्या कहने। तो मेरी तो यही और आप माजरत। बहुत खूब। आप रेख्ता में भी आपने पढ़ा, और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा अनंत जी? मैं बहुत खुशनसीब रहा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतने कम वक्त में जिस तरह की मकबूलियत मुझे हासिल हुई, न सिर्फ हिंदुस्तान में, आपको यह जान के, क्योंकि आप मेरी दोस्त भी हैं तो आपको खुशी होगी, हिंदुस्तान वो इंस्टाग्राम पे वो एक फ़ीचर है जो दिखाता है कि किन शहरों में आपको ज़्यादा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो एक वक्त पे हिंदुस्तान के महज 3 शहर थे, 2 पाकिस्तान के थे, और कराची जो है दिल्ली और मुंबई के बाद मुझे सबसे ज़्यादा कराची में सुना जा रहा था, फिर लाहौर में सुना जा रहा था, फिर जयपुर में सुना जा रहा था। तो मुझे रेख्ता जो है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो उर्दू शायरी का प्लेटफॉर्म है, उससे ज़्यादा मकबूलियत या मशहूर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। और किसी को उम्मीद नहीं थी, जिस तरह आपने मुझसे पहले सवाल किया कि मैं तो मुखालफत किया करता था इल्म अरूज सीखने की, तो 2019 तक, तो फिर मैंने 2022 में रेख्ता कैसे पढ़ लिया। तो हुआ यूँ क्योंकि 2020 में रेख्ता हुआ नहीं कोविड की वजह से, और 2021 में भी नहीं हुआ, और इन 2 साल में मुझे इतना वक्त मिल गया कि मैंने अपनी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत आप कहें तो, मगर रेख्ता ने मुझे और कुछ दिया हो या ना दिया हो, रेख्ता ने मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी को मार दिया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत इनसिक्योर होते हैं जी। और अब मैं इनसिक्योर नहीं रहा, मुझे इतनी मकबूलियत मिली, मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार मिला कि अब मुझे ये लगने लगा कि मेरे अंदर वो डर ख़त्म हो गया, वो लालच ख़त्म हो गया कि मुझे और सुने जाना चाहिए और पढ़े जाना चाहिए। मैंने उस 4 दिसंबर की शाम में इतनी तालियां सुनी, इतनी तालियां सुनी, इतनी तालियां सुनी कि अब मेरी तालियों की भूख ख़त्म हो गई। और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस तरह का कलाम कहना चाहता हूँ जो मैंने अपने किसी शेर में कहा भी कि मेरे अशआर शक्ल ले लेंगे कहावत की, किसी रोते हुए को हौसला देंगे अवसाद में, इस तरह का कोई मिसरा था। तो मैं तो अब यही चाहता हूँ कि मेरी शायरी, मेरा कलाम जो है वो मैं शायद उस मयार पे कभी ना पहुँच पाऊँ जिस मयार पे मैं कबीर को रखता हूँ। मैं समझता हूँ ज़िंदगी की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप खड़े हों और जहाँ पे आप फंसे हुए हों और निकलने में कबीर का दोहा कोई काम ना आता हो। तो मैं अपने फ़न से बस इतनी ही चाहत रखता हूँ कि मैं इस तरह का काम कर सकूँ कि दुनिया में कोई भी कभी भी किसी मुश्किल लम्हे में हो, किसी फ़ैसले की घड़ी में हो, तो उसके पास शायद मेरा कोई शेर हो जो उसे राह दिखाने में या उसे हौसला देने में मदद करे। मेरी और कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं। नाज़रीन, आज के इस शाइस्तगी प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान को सुना, उनसे गुफ्तगू की, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मज़ीद उनसे बात की जा सकती है। मज़ीद उनसे आप अगर 2-4 घंटे और बात करें तो और कुछ आपने सीखने को मिल सकता है, लेकिन वक्त की दरकार है। हम नेक्स्ट एपिसोड में उनसे अगले कभी जब मौका मिलेगा तो हम उनसे और मुलाकात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरह की गहराई की बात उन्होंने की है, ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी, शायरी से मुताल्लिक़ भी एक अलग ही सोच, हमने एक नज़रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस मुलाकात से, इस गुफ्तगू से महसूस हुए होंगे। और हमारे मेहमान अनंत गुप्ता जी को मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस मुलाकात को यादगार भी बनाया और इसको कबूल किया, दिल से कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनंत जी।
आपका भी बहुत शुक्रिया शाइस्ता, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक लंबे अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हुई। और मैं चाहूँगा कि वाकई में आज जितनी बातें हुई उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़े, और आगे भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मुझे आपके कार्यक्रम का हिस्सा बनने में बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस सफ़र की शुरुआत भी कर रही हैं इस प्रोग्राम की। तो शाइस्तगी में आने वाले वक्त में न सिर्फ बेहतरीन कलाकार आएँ, बल्कि जैसा आपने कहा कि आप चाहती हैं कि ज़िंदगी के जो है हर हल्के से जो है हर सम से जो है लोग आ सकें, हर फील्ड के। तो मैं दुआ करूँगा कि वो सिर्फ न सिर्फ आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो, बल्कि आपके लिसनर्स के भी, आपकी ऑडियंस के भी इल्म में इजाफ़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।